नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूं हमारा चौथा वीडियो लेकर। ये चैप्टर नंबर 4 का हमारा ये वीडियो है, जिसमें आज का जो क्लास है हमारा, उसमें चैप्टर नंबर 4 से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग उठाए हैं, जो 2014 से लेकर 2024 तक 2023 तक जो पूछा गया, जो जैक बोर्ड में सवाल थे उन्हीं को उठा रहे हैं। बाद हम लोग सीबीएसई बोर्ड का भी उठाएंगे और नीट का भी उठाएंगे और जेईई मेंस का भी उठाएंगे। तो हम लोग ज्यादा समय आप लोग का ना बर्बाद करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्या आज हम लोग का है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? द लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय, लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय। तो लॉरेंज फोर्स को हम लोग कैसे निकालते हैं? तो व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? सबसे पहले आप समझो कि लॉरेंज फोर्स होता क्या है। लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स लॉरेंज फोर्स क्या होता है? व्हेन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल present in electric field and magnetic field। जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस समय जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा किसी चार्ज पार्टिकल पर, तो उस समय टोटल फोर्स कितना? मान लेते हैं कि लेट क्यू क्या है? चार्ज है। भी क्या है? वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। ई क्या है? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? एफ ई प्लस फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना? एफ बी। क्योंकि ये लोग क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, सबके ऊपर क्या होगा? वेक्टर सम होगा। किसी भी चार्ज पार्टिकल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है? तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस किसी भी चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उसका उस पर कितना फोर्स लगता है? तो लगता है q v क्रॉस b, v क्रॉस b। तो यहां से हम लोग चार्ज को क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस v क्रॉस b। आप इसमें से देख लो कौन सा ऑप्शन हमारा सही जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही आंसर है हमारा। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन को आप देख लो अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीज द सेंसिटिविटी। बोल रहा है किसी गैल्वेनोमीटर का में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया जाए तो उसका सेंसिटिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप लोगों को पता है कि सेंसिटिविटी क्या होता है। सेंसिटिविटी क्या होता है कि यदि आप थोड़ा सा भी आप पोटेंशियल या करंट को चेंज कर रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन हो वो क्या हो? ज्यादा से ज्यादा हो। इट मींस when a galvanometer shows large deflection, even a small amount of current or potential difference changes across it। ओके, तो यहां दो तरह का सेंसिटिविटी होता है। सेंसिटिविटी इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आई एस से, और एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं वी एस से। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है?
एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और ये क्या होता है, एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट अप्लाइड वोल्टेज। ओके, और ये इसका जो एंगुलर डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला क्या होता है, एन ए बी बाय के, ये आई एस का फॉर्मूला होता है। और इसमें यदि आप निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका, आपको पता है V इक्वल टू क्या होगा, आई आर हो जाएगा, और अल्फा का वैल्यू कितना होता है, एन ए बी अपॉन के, और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन गैल्वेनोमीटर, ए क्या है, एरिया ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, के क्या है, तो के जो हमारा है वो है टॉर्सन कांस्टेंट, ये क्या है, टॉर्सन कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। आप जानते हो कि कोई भी गैल्वेनोमीटर है उसमें स्प्रिंग का यूज किया जाता है, और हर मटेरियल का एक अपना टॉर्सन कांस्टेंट होता है, ठीक है, और वो टॉर्सन कांस्टेंट के का जो वैल्यू है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, वो किस तरह का मटेरियल का स्प्रिंग उसमें लगा हुआ है। ओके, अब आप खुद ही डिसाइड करो कि यदि आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा रहे हो तो सेंसिटिविटी पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए। यदि आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा रहे हैं, एन को बढ़ा दिए तो आई एस या फिर वी एस दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, मतलब सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। तो सेंसिटिविटी क्या होगा, यदि नंबर ऑफ टर्न्स को आप बढ़ा रहे हैं गैल्वेनोमीटर में तो सेंसिटिविटी इज आल्सो इंक्रीजेस। ओके, अब सिर्फ आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाकर सेंसिटिविटी बढ़ा नहीं सकते हैं, आप एरिया को भी बढ़ा दीजिए तो भी इसका सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को भी बढ़ा दीजिएगा तो भी क्या, सेंसिटिविटी बढ़ेगा, दोनों केस में बढ़ जाएगा, ये है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्हेन एन एमीटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज। बोल रहा है कि एक अमीटर है, अमीटर होता क्या है, एक करंट मेजरिंग डिवाइस है, क्या करता है, करंट को मेजर करता है अमीटर। यदि इसका संट किया जाता है, संट मतलब समझते हैं आप, अमीटर के जस्ट पैरेलल में लो रेजिस्टेंस रखने वाला रजिस्टर को यदि आप लगाते हो तो वो क्या कहलाता है, संट रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा अमीटर है, अमीटर कैसे बनता है आपको भी पता है, ये गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर के जस्ट अक्रॉस में एक लो वैल्यू का एक रेजिस्टेंस को हम लोग डालते हैं जिसको हम लोग संट रेजिस्टेंस कहते हैं, संट कहते हैं। तो संट एक्चुअली में है क्या, इट इज ए लो वैल्यू रेजिस्टेंस। ओके, it is low value resistance which connected in parallel with galvanometer और अमीटर। अच्छा, आप ये कहोगे कि सर ये जो लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है जिसको आप शंट कह रहे हैं, इसको हम लोग पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट करते हैं। देखो क्या होगा, यदि इसमें हेवी करंट फ्लो होगा और सारे के सारे ज्यादा से ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू से पास होगा तो ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या हो, डैमेज हो। इसके लिए क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम इसके जस्ट पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट क्या हो जाए, बाईपास होके क्रॉस कर जाए, और हमारा ये जो डिवाइस है गैल्वेनोमीटर वो जलने से या डैमेज होने से बच जाए। तो दोनों केस में इससे क्या होगा, यदि हम शंट लगा रहे हैं तो शंट लगाने से एक नहीं दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा ये जो डिवाइस है उसको क्या कर रहा है, शंट वाला क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। पहला काम क्या है, शंट का पहला काम क्या है, आप समझो, शंट का पहला फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, इट प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर। ओके, और दूसरा शंट यदि कनेक्टेड है तो रेंज को क्या करेगा, बढ़ा देगा, करंट मेजरिंग रेंज को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा, शंट यूजेज टू इंक्रीज द measuring range of
मीटर। ओके, तो शंट लगाने से क्या क्या फायदा हुआ? एक तो गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट कर दिया, दूसरा इसका रेंज को भी बढ़ा दिया। ओके, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, व्हेन एन एमीटर इज शंटेड इट्स मैजिक रेंज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मैं बता दूं, जो विद्यार्थी हमारा जो प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं, कृपया करके जाके प्रीवियस सेशन को भी देख लें। जो हमारा वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएगा, तीनों का तीनों वीडियो, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M is lying along a uniform magnetic field B, the work done in rotating the magnet by 90 डिग्री। बोल रहा है कि एक मैग्नेटिक मोमेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लाई कर रहा है, यदि आप मैग्नेट को 90 डिग्री से घुमाते हैं तो वर्क डन कितना होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, mb cos थीटा। ओके, अब सोचो यदि आप थीटा का वैल्यू 90 डिग्री कर रहे हो तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो वर्क डन भी कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, वर्क डन कितना होगा, 0 जूल होगा। यहाँ m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और cos थीटा मतलब ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विद द मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे एक बात जानने वाली है कि यदि आप यहां पे किसको रोटेट कर रहे हैं, मैग्नेट को रोटेट कर रहे हैं, लेकिन यदि आप इसके जगह पर कॉइल को, सॉरी डायपोल को ही आप रोटेट करते, मैग्नेटिक मोमेंट को ही रोटेट करते, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ता, 90 में से 90 डिग्री को माइनस, जो एंगल है उसको माइनस कर देते हम लोग, और जो वैल्यू आता वो आता हमारा आंसर, मतलब उस केस में हमारा MB आंसर आ जाता, ये cos 0 हो जाता, कितना हो जाता, थीटा का वैल्यू कितना हो जाता, 0 डिग्री हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रोटॉन इंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला विथ वेलोसिटी 4 into 10 to the power 8 meter per second at right angles to the field, the magnetic force acting on the protons, जबकि चार्ज दिया हुआ है प्रोटॉन पे कितना है। बोल रहा है एक प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, वो चल रहा है, कितना वेलोसिटी के साथ, तो आप लोग को पता है 4 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड से वो क्या चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जिसका वैल्यू कितना है 5 टेस्ला, उसमें वो चल रहा है ना। तो बोल रहा है कि कितना फोर्स लगेगा जब उसका एंगल कितना है, राइट एंगल हो, मतलब एंगल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो आप समझ लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका वैल्यू कितना है, B है, ये 5 टेस्ला के बराबर है। एक प्रोटॉन है जो कि 90 डिग्री पर चल रहा है। ओके, चार्ज तो आपको पता है, चार्ज वहां पे दिया हुआ है 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो किसी भी प्रोटॉन पर चार्ज इतना ही होता है। तो बोल रहा है ये जो प्रोटॉन है इस पर कितना फोर्स लगेगा, जबकि ये एंगल कितना बना रहा है फील्ड के साथ, 90 डिग्री बना रहा है। तो आपको पता है कि फोर्स का वैल्यू क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स का वैल्यू क्या आता है, QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। अच्छा, Q का वैल्यू कितना है 1.6 into 10 के पावर माइनस 19, V का वैल्यू कितना है 4 into 10 के पावर 8 इंटू B का वैल्यू कितना है 5, और साइन एंगल का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। आप बता दो, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, आप सोचो 1.6 into 5 कितना होगा, 8 होगा, 16 × 80, तो एक डेसिमल है तो 0 नहीं रहेगा, है ना, इंटू 4, और ए आप पावर देखोगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ 10 के पावर माइनस 19 है, और यहाँ 10 के पावर प्लस 8 है, तो आप कितना बचेगा, 10 के पावर माइनस 11 बचेगा। ये कितना हो जाएगा 8 × 32 इंटू 10 के पावर माइनस 11। आप यदि यहाँ डेसिमल देते हो, क्या देते हो, डेसिमल देते हो, तो क्या हो जाएगा 3.2, और एक पावर और बढ़ जाएगा, माइनस 11 से माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 10, क्योंकि फोर्स है तो क्या होगा, न्यूटन होगा, क्या होगा, न्यूटन होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है देख लो, तो आप 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 30 न्यूटन, ये तो नहीं होगा।
3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन, ये भी नहीं होगा। ये क्या है 2.3 इंटू 10 के पावर, ये तो 2.3 वाला तो होगा ही नहीं, ये 3 वाला भी नहीं होगा। आई थिंक जो वेरी क्लोज जो आंसर है ये है, ये जो पावर है ना -10 होगा, क्या होगा -10 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन को देख लो, कैलकुलेशन में यदि कहीं मिस्टेक हो आप लोग नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर एग्जाम हॉल में ऐसा ही मिस्टेक हो जाएगा आप लोग से भी, है ना। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बोला, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स each carrying a current of 1 ampere in the same direction are placed 1 meter apart, then the force of attraction between them is। बोल रहा है कि दो पैरेलल करंट है, दो पैरेलल वायर है, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब दोनों का दोनों करंट क्या है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। मान लेते हैं इसमें कितना जा रहा है करंट I1, इसमें कितना करंट जा रहा है I2, दोनों का बीच का सेपरेशन मान लेते हैं कितना है D है। ओके, तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगा और इस I2 के चलते करंट I1 के पास में मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब एक दूसरे पर क्या लगेगा फोर्स लगेगा, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब पैरेलल करंट होता है। मैं बता दूं पैरेलल करंट है, यदि पैरेलल करंट है मतलब करंट का डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, और ये एंटी पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल मतलब एक का डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ, एक का डायरेक्शन साउथ की तरफ होगा, और दोनों एक दूसरे का एंटी पैरेलल करंट है, एंटी पैरेलल करंट। तो ऐसे में आपका जो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। ओके, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी क्या है सेपरेशन बिटवीन द वायर्स। अच्छा, ये जो फोर्स है ये पर यूनिट लेंथ निकालते हैं हम लोग, इसलिए निकालते हैं क्योंकि वायर का लेंथ गिवन नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या जब भी फोर्स निकाल रहे हैं यहाँ पर तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आप देख रहे होगे SI यूनिट भी क्या है न्यूटन पर मीटर है, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ हमको निकालना होता है। तो ये फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ का। अब देखो यहाँ पर म्यू नॉट, अच्छा एक काम करो आप इसमें इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड भी करो। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई डी इंटू 2I1 I2 हो जाएगा। आप ध्यान से देखोगे बोल रहा है ये दोनों में करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर का जा रहा है, 1 एम्पियर का करंट इसमें भी जा रहा है, 1 एम्पियर का करंट इसमें भी जा रहा है, दोनों में कितना जा रहा है 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो आप म्यू नॉट बाय 4 पाई है ना इंटू 2 है ना, आगे हम लोग चलेंगे तो ये 1 इंटू 1 और सेपरेशन भी कितना 1। जब इसको आप वैल्यू सॉल्व करोगे तो आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। आप इसमें देख लो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बोल रहा है द मैग्नेटिक फोर्स बी नॉट, ये नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा F ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ये क्या है लेंथ है, इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड F, उल्टा उल्टा लिख दिए हमारे ये, तो ये क्या हो जाएगा B है ना, इज गिवन बाय। बोल रहा है कि यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स जो लगेगा वो क्या लगता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है I/L/B sin थीटा। ओके, आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आप लोगों को पता है कि फोर्स भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, और करंट डायरेक्शन ये क्या है डायरेक्शन, करंट एलिमेंट है ना, करंट के साथ लेंथ मल्टीप्लाई मतलब ये भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपका जो आएगा वो क्या आएगा I/L क्रॉस बी, I/L क्रॉस बी, I/L/B sin थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है देख लो आप, ये हो जाएगा I/L, ये होगा I
L क्रॉस B, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आप इसको अच्छे से देख लेना है ना, क्योंकि कुछ कुछ जो है ना टाइपिंग मिस्टेक आपका है, इसको आप सुधार लीजिएगा। ओके, ठीक है सूरज जी, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक लाइंस।